ये 8th क्लास की सोशल स्टडी की बुक हम और हमारा समाज है। इसमें हम आपको 7 चैप्टर पढ़ा रहे थे। 1857 ईस्वी के पश्चात ब्रिटिश नीतियाँ एवं प्रशासन, इसको हमने सेना के पुनर्गठन तक पूरा पढ़ा दिया था। हमें इसको सिविल सर्विस से पढ़ाना था। देश पर शासन करने के लिए सिविल सर्विस का गठन किया गया। सन 1853 ईस्वी में सिविल सर्विस के सदस्यों की भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाओं के जरिए होने लगी। ये जो सिविल सर्विस के सदस्य थे उनकी भर्ती प्रक्रिया के लिए एग्ज़ाम लिए जाने लगे। ये परीक्षा सारे इंग्लैंड में होती थी। उनमें बहुत कम भारतीय बैठ पाते थे, क्योंकि जिनके पास धन था या जिनकी पहुंच होती थी वही भारतीय जो है वहाँ तक इंग्लैंड तक जा पाते थे। अन्यथा परीक्षार्थी विद्वान होते हुए भी वहाँ इंग्लैंड जाकर के परीक्षा नहीं दे पाते थे। परीक्षाएं अंग्रेजी में होती थी। प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए भारतीयों को एक नितांत भिन्न वातावरण में रहना भी पड़ता था। परीक्षा में बैठने की आयु सन 1853 ईस्वी में 23 वर्ष की थी। सन 1866 ईस्वी में इसे घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया। सन 1876 ईस्वी में 19 वर्ष कर दिया गया। इस प्रतियोगिता में भारतीयों को अंग्रेज़ों की बराबरी करने में कठिनाई होने लगी, अतः सिविल सर्विस पर अंग्रेज़ों का एकाधिकार हो गया। शिक्षित भारतीयों की मांग की कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए वायु की एज की सीमा जो है वो बढ़ाई जाए और ये परीक्षाएं इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी होने लगे। सन 1883 ईस्वी में जब लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल थे, एक बिल पास किया गया जिसे इल्बर्ट बिल कहते हैं। इस बिल के अनुसार भारतीयों और अंग्रेज न्यायाधीशों के बीच भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया। इस बिल में कहा गया कि भारतीय न्यायाधीश अंग्रेज़ों के मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे यदि मुकदमा उनके क्षेत्र के अंतर्गत आता था। इस बिल ने अंग्रेज़ों में, जिनमें सिविल सर्विस के सदस्य भी सम्मिलित होते थे, रोष की इतनी तीव्र भावना बढ़ दी गई कि सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ा। सन 1886 ईस्वी के बाद विभिन्न प्रकार की 3 सेवाएं बनी। इसमें एक पुरानी सिविल सर्विस थी जिसे इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता था। उच्च पदों का अधिकारी इस सेवा में होते थे। वे अधिकतर अंग्रेजी होते थे। प्रांतों के लिए भी सिविल सर्विस बनी। इन प्रांतों के आधार पर नाम दिया जाता था, जैसे बंगाल सिविल सर्विस। इसके अलावा कुछ विशेष विभागों के लिए एक और सर्विस बनी, उदाहरण के लिए एजुकेशन सर्विस, जैसे शिक्षा सेवा। ब्रिटिश शासन का एक प्रमुख लक्षण था अवसरवादी का बोलबाला। वे अपने को जनता से ऊपर समझते थे। हालांकि उनमें से कुछ काफ़ी परिश्रम करते थे, परंतु उनकी बुनियादी मान्यता यह थी कि उनका काम जनता पर शासन करना है, जनता की भलाई करना नहीं। सन 1857 ईस्वी के पश्चात भारत 2 भागों में विभाजित था। ब्रिटिश भारत, जिस पर ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण, तथा भारतीय रियासतें, जिस पर भारतीय राजा राज्य करते थे। इन रियासतों को यह आश्वासन दिया गया था कि उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा, परंतु वे भी ब्रिटिश सरकार के ही अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में थे। भारतीय राज्यों को प्रभुसत्ता के सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के अधीन रखा गया था। इसके अनुसार भारत में ब्रिटिश सत्ता सर्वोच्च थी। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व सन 1876 ईस्वी में एक एक्ट के स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई। उसी के अनुसार 11 जनवरी 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने
भारत की सम्राज्ञी की पदवी धारण की थी। जिस समय भारत में कई भागों में अकाल पड़ा, उस समय राज दरबार में एक आयोजन किया गया। दरबार में शामिल होने वाले राजाओं अपने वैभव का खूब प्रदर्शन किया। उसी राज दरबार में महारानी विक्टोरिया द्वारा भारत की सामग्री पदवी धारण करने की घोषणा की गई। कहा यह जाता है कि जब गरीब मर रहे थे, देश में पूरे अकाल पड़ा था, अन्न के लिए जो है गरीब दर दर भटक रहे थे, उस समय जो है राजा और अंग्रेज अधिकारी जो है वो अपने वैभव में डूबे हुए थे, विलासिता में डूबे हुए थे। भारत में ब्रिटिश सरकार का प्रभुसत्ता कायम हो जाने पर भारतीय राजाओं की शक्ति और हैसियत घट गई। भारतीय राज्यों को भीतरी और बाहरी संकटों से बचाने के लिए ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी थी। इससे ब्रिटिश सरकार को भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के असीम अधिकार मिल गया था। ब्रिटिश सरकार ने इन राज्यों को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में रखकर लोगों में फूट डालने का प्रयास किया गया। ये रियासतों के राजा बड़ी विलासी जीवन व्यतीत करने लगे, क्योंकि अब उन्हें किसी प्रकार के आंतरिक विद्रोह का भय नहीं रहा। अंत में ब्रिटिश सरकार के प्रति वह वफादार बने रहे। भारतीय राजाओं के प्रति इन नीति के कारण अंग्रेजों ने भारत के लोगों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, भारतीय राजाओं के लोग और ब्रिटिश भारत के लोग। अंग्रेजों ने इन राजाओं और जमींदारों का समर्थन से अपना शासन मजबूत किया। अंग्रेजों ने जमींदारों के पुत्रों को नौकरियां दी और इस प्रकार शिक्षित भारतीयों के साथ भेदभाव हुआ। बाद में जब राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हुआ, उन्होंने ऐसे दलों को प्रोत्साहित किया जो धार्मिक आधार पर बनाए गए थे। इस प्रकार हिंदू मुस्लिम एकता को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया। इन भारतीयों को एक शिक्षित भारतीय भी सम्मिलित थे और सम्मानीय दृष्टि से देखा जाने लगा। देश के प्रशासन में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं था। उसी समय एक शक्तिशाली सामाजिक और धार्मिक आंदोलन आरंभ हुआ, जिसने लोगों की राष्ट्रीयता की भावना को जागृत की। इस प्रकार भारत के इतिहास का एक नया युग जो है वो आरंभ हो गया। इसमें जो है आप लोग इस लेसन को अच्छी तरह भलीभांति पढ़ेंगे और समझेंगे। ये ही होमवर्क है।